नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज रहे एक और सीटेड वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में ईवीएस अर्थात पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सितंबर 2016 में पूछे गए हैं। और ये प्रश्न प्राथमिक स्तर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, और यहाँ पर पहला प्रश्न ये दिया गया है, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। इसमें से बताना है कौन से हैं। तो इसमें सांड वाला दिया है, तितली वाला दिया है, और रेशम कीट छिपकली दिया है। आपको चील, गरुड़ और गिद्ध ऑप्शन डी में दिख रहा है। इसको आंसर लगा देंगे। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये है साथियों, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। तो ये दिया गया है, एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी उग आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरा बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता और उसमें बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ये बताना है किस प्रकार की खेती है। तो इसको हम कहते हैं झूम खेती। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह का एक और प्रश्न पूछा गया था कि ये कहाँ पर खेती की जाती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही इसी से टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था। तो इसलिए आपके लिए जो प्रैक्टिस के लिए सबसे बढ़िया प्रश्न है, क्वेश्चन है, वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो जितना ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। अगला प्रश्न यह है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र यानी बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्य यंत्र को सुनकर, या फिर उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। तो जो सांप होता है वह जो है वाद्य यंत्र के उससे उत्पन्न होने वाले कंपन यानी वाइब्रेशन के प्रति अनुक्रिया करके अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों की, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सही नहीं है क्योंकि इस कथन में स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो देखिए, परिवार एक इकाई होता है ये कहा गया है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। सही नहीं है क्योंकि परिवार जो है कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार केवल एक ही प्रकार में, इसका जो है एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति रिक्त स्थान होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। यानी जो अमाशय रस की प्रकृति है वह पूछा जा रहा है कि अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है या फिर वह धर्मी होता है। तो यह अम्लिक होता है।
ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, अम्लीय यानी एसिडिक। एसिड मीन्स क्या होता है? अम्ल। बेस मीन्स होता है क्षार। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों या पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया: दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत। अब यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबंधित करता है? तो ये इस प्रश्न में पूछा गया है। वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्वीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है, जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए, या फिर अपने अनुभव पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन ए के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न ये है आपका, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किन का ध्यान रखेंगे? बच्चों के रुचियों का ध्यान हो, सकारात्मक है। लड़कों और लड़कियों के समान रूप से रुचिकर लगे, ये भी सकारात्मक है। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, मूल्यवान नहीं सस्ती हो, जिसे आसानी से क्या किया जाए उपलब्ध कराया जा सके। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, यानी 1, 2 और 4 ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों से संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है? यानी किसी एक कथन को छोड़ के बाकी 3 प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान का निर्माण में सहायता मिल सकती है। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने में अधिक सीखते हैं। सामूहिक क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। यही पूछा गया है कि केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है, यानी बाकी ये सही है। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका यह है, सामूहिक कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो इसमें जो है उपयुक्त पूछा गया तत्काल मौखिक प्रश्न कागज पेंसिल परीक्षा निर्धारण मापनीय, ऑप्शन ए के साथ आंसर लगाएंगे।
नीचे पौधों के बारे में बच्चों की कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल होती हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। तो यहाँ पर हमारा ये सही नहीं होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आंसर लगाएंगे। ये भी पौधे हैं, घास भी पौधे हैं, सभी पौधे ही हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है, ये पूछा गया है। प्रयोग, चर्चा, प्रश्न पूछना या फिर अभिव्यक्ति। तो नहीं वाला पूछा गया, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए प्रयोग हो जाएगा। ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, इस चीज़ का ध्यान देना है। पूछा गया है कौन सा अभिप्राय नहीं है। बच्चों को पुनःचक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। तो यहाँ पर देखेंगे 3 ऑप्शंस पॉजिटिव दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पर निर्णय लेने के लिए श्रेष्ठ है, उसमें यानी कहीं ना कहीं एक दूसरे से भिन्न दिखाने की बात की गई है, तुलना करने की बात की गई है। तो इसलिए सी के साथ आंसर लगाएंगे। प्रश्न पूछा गया है कौन सा अभिप्राय नहीं है। अगला प्रश्न आपका यह है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। अब ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से होगा। शिक्षकों का स्व आकलन, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन या फिर बच्चों का स्व आकलन। तो यहाँ पर बच्चों और शिक्षकों दोनों का जो है स्व आकलन होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिनाई होनी चाहिए। देखिए कठिनाई की बात की गई है, परिभाषाओं पर बल देते हुए बल देने की बात की गई है, यानी क्रॉस करते जाइए जहाँ भी आपको निगेटिव दिखे। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चों की दिन प्रतिदिन भाषा से संबंध होनी चाहिए, जो कि बच्चे दिन प्रतिदिन अपने प्रयोग में लाते हैं। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये है साथियों, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घर में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना या फिर डाटा संग्रह का विकास करना। यहाँ पर पूछा गया है उपयुक्त में से कौन से सही हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाला, जो कि ऑप्शन डी में है। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर पर्यावरण मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।
इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, वह कारण कौन सा है। यानी ये बताना है कि कौन सा इसका कारण नहीं हो सकता है, सम्मिलित करने का कारण नहीं हो सकता है। इस बात को उभारना कि इस प्रकार कुछ समुदाय के जीवन की आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, तो ये तो होगा। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, ये भी एक तरह से सकारात्मक है। इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं, ये भी सही है। तो आंसर हमारा जाएगा बी के साथ। बोला गया है कि किसको छोड़कर से सभी कारण हो सकते हैं, तो बी को छोड़कर ये सभी कारण हैं सम्मिलित करने के। तो बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, या फिर आकलन के एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग करना। उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो साथियों सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, यहाँ तक 4 विकल्प है। अब इसमें से बताना था आपको कौन सा सही है। तो इसमें अवसर है, यहाँ भी अवसर है, संवेदनशील बनाना, यहाँ भी अवसर है, यानी सब पॉजिटिव है। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ से प्रश्न जो है साथियों 18 से 20 तक निम्नलिखित अवतरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? अवतरण पर आधारित है। देखते हैं। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7-8 वर्ष के बच्चों द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार है। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया और भगवान ने पानी पी लिया। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? कह रहा है बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते। देखिए पहले ही निगेटिव हो गया। वाष्पीकरण के बारे में बच्चों को विकल्पी विचार है, बच्चों के उत्तर तर्कसंगत नहीं है, या बच्चों की सोच गलत है। तो निगेटिव नहीं लगाएंगे, ऑप्शन बी पॉजिटिव ऑप्शन के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। बच्चों को बता दें कि वे गलत है। जलचक्र एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, या फिर वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें। तो याद करने की बात की गई, चर्चा विचार पर पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों आपका ये, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? ऑप्शन है, जलचक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। जलचक्र के 5 लाभ लिखिए। क्या होता है यदि जलचक्र होता ही नहीं? या फिर जलचक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य है? और ऐसे मैप वाला हम लोग प्रीवियस ईयर में और भी ईवीएस में प्रश्न किए हैं। सापेक्ष स्थिति दिशा वाला, तो ऐसे आपके ईवीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आपसे कहा जाता है कि जो आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट में क्या करिए, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, यानी उनको देखिए। उसी से आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से, किस टॉपिक से, कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है पड़ोसी राज्य बताना है आपको, तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब।
एक बार इंडिया का मैप भी उठाकर आप लोग देख लीजिएगा, सी के साथ आंसर जाएगा। और इन दोनों की राजधानी भी आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या होता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी और पंजाब की राजधानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, राजस्थान की राजधानी जयपुर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग एक बार बताइएगा कमेंट करके। अगला प्रश्न है साथियों कि प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। अब इनका मिलान करना है। मनाली दिया गया है, राजस्थान है, असम है और लद्दाख है। तो चलिए इसको देखते हैं, मिलाते हैं, हम लोग मिलान करते हैं। और पूरा आप लोगों को ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा स्क्रीन को हम लोग छोटा कर लेंगे। अगर वीडियो क्वालिटी क्लियर ना दिख रही हो तो आप लोग एक बार वीडियो का थोड़ा सा रेजुलेशन बढ़ा लीजिएगा। मिलान करने के बाद पुनः हम लोग स्क्रीन को बड़ा कर लेंगे, यानी कि हमारा जो स्क्रीन है वह साफ दिखाई देने लगेगा। तो पहला दिया गया है मनाली। तो मनाली में क्या होता है, वहाँ पर जो है पत्थरों के घर बनाए जाते हैं और लकड़ियों के नीचे जो है क्या किया जाता है, वहाँ पर जानवरों को बांधा जाता है और ऊपर लोग रहते हैं। तो ये जो है पत्थर के होते हैं, जो कि मनाली वाला ऑप्शन सेकेंड में दिया गया है। राजस्थान, असम और लद्दाख, यहाँ पर पुनः लद्दाख दिया गया है। तो राजस्थान में कटीली झाड़ियाँ वाली होती है, तो देख लीजिए कहाँ पर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में है, राजस्थान जाएगा 4 के साथ, यानी कि मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती है। 2 ये हो गया। अब असम दिया गया है। असम में क्या होता है, बांस के खंभों पर जो घर होते हैं ऊंचे स्थानों में बनाए जाते हैं, लगभग 14 फीट तक। ये असम वाला आपका ऑप्शन फर्स्ट के साथ जाएगा। तो अगर आप 2 ऑप्शन मिला लेते हैं तो उससे जो है आंसर मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो मनाली ए का जाएगा सेकेंड के साथ। तो देखिए ऑप्शन सी में भी है और डी में भी है। तो एक और देख लेते हैं, राजस्थान कटीली झाड़ियाँ ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर है डी वाले में। तो बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। और डी वाला 5 दिया है। तो लद्दाख देख लीजिए, पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। तो डी के साथ आंसर लगा लीजिए। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक बार चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे मिलान वाले प्रश्न आसान होते हैं, देखने में बड़े और कठिन लगते हैं। अगर 2 चीज़ आपको पता है तो राजस्थान याद रखिएगा, कटीली झाड़ियाँ वाला जहाँ भी आएगा तो उसके साथ जाएगा। और एक असम याद रख लीजिए, आसान है, बांस के खंभों पर ऊंचे उठे हुए घर बने होते हैं। इतना आपको अगर याद है तो आपको नहीं भूलेगा। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, या फिर परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो देखिए जो पशु होते हैं उनकी त्वचा पर जो विविध पैटर्न और डिजाइन होते हैं वह उनकी त्वचा पर बालों के कारण ही होते हैं। और कई जगह जो होते हैं, जो उनके शरीर पर बाल होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके जलवायु के कारण, यानी जो बहुत ज़्यादा ठंड वाली जगहों पर आपने देखा होगा जो भालू होते हैं या फिर भेड़ होते हैं, उनके बाल क्या होते हैं, घने और बड़े बड़े होते हैं, जिससे उनको ठंड से रक्षा करते हैं उनकी।
जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाले वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? यह जनादेश साथियों जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो मच्छरों द्वारा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। HIV नहीं होता है, यहाँ भी एड्स दिया गया है, ये भी नहीं होगा, और हैजा दिया गया है। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। घटपर्णी पौधा निपेंथिस कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। का मुंह छोटी से छोटी कटियों से ढका होता है। भारत में नहीं पाया जाता है। देखिए कटियों दिया गया है, ये किससे ढका होता है? पत्ती से ढका होता है। यह भारत में भी पाया जाता है, मेघालय। मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर क्या करता है? ये खा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। डी के साथ आंसर लगाएंगे। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है आपका सीटेट में। तो आंवला, पालक और गुड़ जहाँ भी मिले आपको लगा दीजिए, इसको भूलना नहीं है, या तो दिमाग में बैठा लीजिए सोच समझ कर। इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि लौह तत्व। यहाँ पे लौह तत्व की जगह पे आयरन दे देगा, या फिर इसी प्रश्न को बढ़ा चढ़ा के दूसरे वाक्य के रूप में आपको बदल के प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आंवला, पालक, गुड़ बी के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कहाँ से आए थे, यानी कौन लाए थे? ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये आए थे उज्बेकिस्तान। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो कैक्टस कांटों के बीच जो घोंसला बनाने वाला पक्षी है उसका नाम है फाख्ता। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और साथियों आज का आखिरी प्रश्न है आपका ये। किसी वस्तु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। तो साथियों यह स्लॉथ की बात की जा रही है, बहुत ही आलसी होता है और यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है और जिस वृक्ष पर रहता है उसी पत्तियों को खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है, यानी उसी पेड़ की डाली के सभी पत्तियों को खा लेगा। जब वो पत्तियाँ ख़त्म हो जाएगी तब जो है अगले पेड़ पर जाता है, यानी बहुत ही आलसी जीव होता है स्लॉथ। ऑप्शन ए में है आपका स्लॉथ। तो ए के साथ आंसर लगाएंगे। तो साथियों 30 प्रश्न अब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।